और अब बात प्लास्टिक की, जो पूरी मानवता को वीरान बनाने के लिए तैयार है, जो धरती को रेगिस्तान बनाने के लिए तैयार है। और ऐसे में जरूरत है प्लास्टिक को ना, पर्यावरण को हाँ कहने की। तो आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इसके इस्तेमाल और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल और इससे उत्पादित कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, कटोरी यानी इससे बनने वाले तमाम जो भी सामान है उनकी बिक्री और इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बैन को प्रभावी बनाने के लिए पिछले 6 माह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और अब पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के सीधे उपयोग के साथ पैकेजिंग में भी उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पकड़े जाने पर आम लोगों को अर्थदंड भी देना होगा। 500 से लेकर ये 2000 तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं औद्योगिक स्तर पर अगर कोई इस बैन के बाद भी इस्तेमाल करता है तो उसे 20,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा या फिर 5 साल की जेल या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। अर्थदंड भी दीजिए और जेल भी जाना होगा। रोक लगने के बाद पानी के पाउच हो या फिर पैकेट हो अब नहीं बेचे जा पाएंगे। कैरी बैग प्लास्टिक से, थर्मोकोल के कप, प्लेट, ईयरबड, गुब्बारे, स्टिक, फ्लैग, प्लास्टिक ग्लास, चाकू, प्लास्टिक के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, पीवीसी बैनर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि जिस प्लास्टिक का कंपोस्ट बनाया जा सकता है उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो चूंकि आज से ये प्रतिबंध पूरे देश में लागू हो चुका है और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर है क्या। प्लास्टिक के वो उत्पाद जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से जब प्रतिबंध है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। कितना खतरनाक है ये प्लास्टिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्लास्टिक न तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इसे जलाया जा सकता है। ये प्लास्टिक पर्यावरण में जहरीले रसायन को छोड़ते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक बेहद खतरनाक है। ये इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकता है। प्लास्टिक से भूमिगत जलस्तर में कमी आती है और यही वजह है कि अब इसे सख्ती के साथ लागू किया गया है। सभी लोगों को इसे स्वीकार करते हुए इसमें सहयोग करने की जरूरत है। अब प्लास्टिक इतना खतरनाक है फिर भी प्लास्टिक की ढेर पर मानवता इस वक्त है। यूएन के अगर अनुसार की बात करें तो दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस अनुपात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर मिनट 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो रहा है। हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। अब तक 20 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में जा चुका है। 2040 तक हर साल 3.7 करोड़ टन कचरा समुद्र में जाने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में भारत में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। हर व्यक्ति की अगर बात करें तो हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। यानी आप इतना इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आप पर्यावरण और खुद इंसानियत के लिए कैसे संकट खड़ा कर रहे हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। समुद्र तक प्लास्टिक कचरा फैलाने में गंगा नदी दूसरे नंबर पर है। कचरा फैलने की रफ्तार अगर यही रही तो 2050 तक आप अंदाजा लगाइए जब समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक की मौजूदगी होगी। और ऐसे में कानून क्या कहता है, प्रावधान क्या कहते हैं और ये कानून और प्रावधान क्यों जरूरी है इस वक्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है।
एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या फिर जेल या दोनों ही प्रावधान है। कानून ये जरूर है और कानून के तहत 7 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में इस कानून और प्रावधान के इतर इंसानियत और खुद की समझदारी दिखाने की जरूरत है। ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक को नो कहिए। बात करेंगे दूसरी खबर का। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस पीड़ित विजय चौधरी के बयान को दर्ज कर अब आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी है। खबर के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र के रानी तालाब स्थित कार शोरूम के कर्मचारी विजय चौधरी सलमान अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने पिटाई की और फिर पुलिस कार्रवाई पर हत्या करने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की गुहार पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने इस खबर को जैसे ही सामने लाया, उसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। न्यूज़ 18 के द्वारा माध्यम से जो दिखाया गया तो फिर उसके बाद एएसपी जो हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी, उन्होंने फ़ोन किया था और उसके बाद मेरा संज्ञान लिया गया, मेरा बयान लिया गया और फिर अभी ये कार्रवाई चालू की गई है। सिवान की दिव्यांग प्रियांशु का न्यूज 18 ने जैसे ही खबर को दिखाया, उस खबर का बड़ा असर अब सामने है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया है और कहा है कि अगर बच्ची का पता मिले तो उसे मदद की जाएगी। न्यूज 18 के छोटे से प्रयास ने जमुई के बाद सिवान और मुजफ्फरपुर की दिव्यांग बिटिया को बड़ी मदद पहुंचाई है, क्योंकि हमारी खबर के बाद प्रशासन की नींद टूटी और ट्राईसाइकिल बांटने के साथ ही कृत्रिम पैर लगाने का भरोसा भी अब दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और कृषि कार्य को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर पूरे राज्य में नदियों से 1 जून से सितंबर महीने तक बालू का खनन पर रोक है। बावजूद इसके बांका में बेखौफ बालू माफिया दिन के उजाले में ही बालू का यहां से खनन भी कर रहे हैं और ऐसे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सवाल जरूर है। बालू के अवैध खनन को लेकर खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। चांदन समेत जिले की तमाम नदियों से बालू का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। बालू उठाव की ये तस्वीरें बांका स्थित चांदन नदी के पथरा और ककना के समीप की हैं, जो हमारे कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन पुलिस वालों को, खनन विभाग को नजर नहीं आती हैं। बालू उठाव इस कदर हो रहा है कि मानो किसी कार्रवाई की कोई परवाह इन लोगों को जरा भी नहीं है। शेखपुरा जिले के प्रसिद्ध भगवान विष्णु मंदिर का विकास अधूरा है। मंदिर की स्थापना के 30 वर्ष बाद भी मंदिर का विकास नहीं हो पाया। राज्य के सीएम से लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कुणाल किशोर की ओर से घोषणाओं को किया गया, लेकिन उसके बावजूद मंदिर का विकास अब तक अधूरा ही है। प्रसिद्ध मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा सामस गांव, जहां एक तालाब में खुदाई के दौरान 1992 में एक विशाल विष्णु भगवान की प्रतिमा निकला था। तब से यहाँ पूजा अर्चना, आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना शुरू है और कई राज्य के मंत्री आए, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, सारे लोग आए हैं और सभी लोग का सहयोग भी कुछ मिल रहा है। लेकिन जो विकास होना चाहिए था, जिस गति से इसको विकास, 30 बरस हो चुका है, जिस गति से इसका विकास होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का सहयोग जरूर मिल रहा है इसमें और मंदिर का विकराल रूप दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ब्राह्मण भी हैं और स्थानीय लोग भी इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति और क्या होना चाहिए। बताइए बाबा, कब भगवान निकले थे ये? 1992 5 जुलाई को निकाले गए हैं इसी पोखरे से। कितना फीट का है ये? 8.5। इस तरह का पूरे और देश में कहीं ऐसे तो नहीं है कहीं पर। एक सुनते हैं दिल्ली की म्यूजियम में रखी हुई मूर्ति हैं, वो ये मटेरियल नहीं। अच्छा, क्या क्या कमी और है जो विकसित रूप से नहीं हो पाया है? आज तो पहले मंदिर निर्माण होना चाहिए, है ना। भव्य भगवान भव्यतम है, भव्यतम मंदिर भी बनना चाहिए विशाल। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। साथ साथ कुछ बिहार सरकार से भी मिला था, धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, है ना। वो सब पैसे भी लगा दिए गए हैं, लेकिन इससे कुछ होने को नहीं है।
कम से कम 8 करोड़ रुपए का इसमें लागत आएगा इस मंदिर में। और जैसा कहा गया है प्रबंधक जो मंदिर का प्रबंधक उनके द्वारा कि लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर 8 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाता है तो एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि देश के कई कोने से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए, और यहाँ पूजा भीड़ भी काफ़ी रहता है, और भव्य पूजा भी होता है। साल में प्रत्येक वर्ष इसका पूजा की जाती है। अब ज़रूरत है कि सरकार को भी इसमें आगे आने का, धार्मिक न्यास बोर्ड भी आगे आए, ताकि इस मंदिर का विकराल और विशाल रूप हो सके और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। खबर औरंगाबाद से, जहां परिवहन नियमों को जमकर यहां उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इस कानून का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों का व्यावसायिक इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे हर साल लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि जिला परिवहन विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि परिवहन अधिकारी इस तरह के गाड़ी मालिकों को नोटिस देने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दो जिलाधिकारी महोदय का आदेश मेरे पास भी रखा हुआ है। एक कमल तनु सर जब थे डीएम, उस समय आदेश निकला था। ये मामला है 2016 का। और उसके बाद राहुल रंजन महिवाल साहब आए, उन्होंने भी एक आदेश निकाला। और तीसरा डीएम सौरभ जोरवाल साहब का भी देख रहे हैं कि एक दिन पेपर में आया हुआ था, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा यह कहा गया है कि मतलब सभी गाड़ियों को कमर्शलाइज करा लेना आवश्यक है, और सभी को नोटिस भी निर्गत किया गया है, और कार्रवाई भी चल रही है। और हम लोग यहाँ पर स्टार्ट भी करा दिए हैं ये प्राइवेट से व्यवसायिक में कन्वर्सन के लिए। बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दिलाने में मदद के लिए जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों का वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा है। अक्सर ये दावा पेश करने के वक्त कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, और यही वजह है कि मदद नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस बार जिला प्रशासन की तरफ से सबूत के लिए रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। बहुत तरह की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिससे उनको कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति की जाती है। तो बाढ़ के पूर्व का वीडियो अगर हमारे पास रहेगा तो हमारे पास ये ठोस एविडेंस रहेगा कि कितने लोगों विस्थापित हुए या कितने लोगों का घर कटाव हुआ, या जो कटाव हुआ वो पक्का घर था या फूस का घर था, क्योंकि हर एक प्रकार के घर के लिए अलग अलग कैटेगरी होती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी।